Hello everyone, welcome back to the lecture number 2 of vectors. तो भाई साहब लास्ट क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ चर्चा करा, डिस्कशन में काफ़ी मज़ा आया। तो उसी लास्ट डिस्कशन को, उसी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए मैं अपना आगे का लेक्चर लेके आया हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करना चाहिए इसको सीखा था, बट हमने कंप्लीट डिस्कशन इसका नहीं करा था, है ना। तो मैं तुम लोग को बताया था कि देखो दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, तीन तरीके से। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में तुम लोग को बताया था कि वेक्टर्स को ऐड करने का एकमात्र तरीका यही है कि आपको क्या सीखना पड़ेगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखना पड़ेगा, है ना। अगर आप लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखते हो तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी तीन तरीके के लॉ हैं। उस पर भी मैंने तुम लोग को बताया था कि एक होता है ट्राइंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा जो होता है वो पॉलीगन लॉ होता है ना। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल लॉ की बात करें तो मेरे पास सपोज करो, मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि सपोज करो मेरे पास दो क्या है, ट्राइंगल्स हैं, सॉरी दो वेक्टर्स हैं, दो ट्राइंगल्स नहीं, दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, एक वेक्टर मैंने माना था ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर मैंने माना था बी वेक्टर, राइट। ये दो वेक्टर मैंने माने थे। ठीक है, इनके इनका जो एंगल है वो भी निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हाउ डू वी, हम इस बात को समझ लेते हैं कि हाउ डू वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, पहली बात तो जो हम सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हाउ कैन वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस पे शायद मैंने लास्ट क्लास में चर्चा नहीं करी है अभी तक, है ना। मैंने तुम लोग को यूनिट वेक्टर बताया, मैंने तुम लोग को टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताया था, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हम वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने ट्राइंगल लॉ पे चर्चा शुरू करी थी। तो ट्राइंगल लॉ शुरू करने से पहले मुझे तुम्हें बताना है कि अगर तुम्हें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है तो तुम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे देख सकते हो, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को तरीका ये है कि सपोज करो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है ना। अब क्या करना है, मुझे इनको, इनका एंगल निकालना है। ठीक है, जाहिर सी बात है मुझे इसको ऐड भी करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, लेकिन सबसे पहले मेरे पास जो टास्क है वो क्या है कि मुझे एंगल निकालना है। तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस ए वेक्टर को, तुम लोग को मैंने पहले भी बताया था कि इस ए वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं या ट्रांसपोज कर सकता हूं अपनी जगह से विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, है ना मैं इसका मैग्नीट्यूड बदलूंगा, ना मैं इसका डायरेक्शन बदलूंगा, पर मैं इस वेक्टर को उठा के, इस वेक्टर को उठा के नीचे ले आऊंगा, किसके पास, बी के पास, कुछ इस तरीके से, है ना। ये ए वेक्टर ऐसे ऐसे एग्जैक्टली पैरेलल शिफ्ट हुआ है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब ये जो एंगल है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, ये थीटा है एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब इसके लिए कंडीशन ये है, दिस इज द एंगल बिटवीन द two vectors. This theta is the angle between the two vectors. This theta is the angle between the two vectors. This theta is the angle between the two vectors. But we can only write this. The condition is if the vectors are co-initial. If the vectors are co-initial. If the vectors are co-initial. मतलब भाई साहब तुम एंगल तभी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक का हेड मैच कर रहा है और एक का टेल मैच कर रहा है, नहीं। अगर तुम्हें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लिखना है तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लिखने के लिए तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि दो वेक्टर्स का कोइनिशियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो वेक्टर्स हैव टू बी कोइनिशियल। तो अब यहां पे ये जो एंगल हो गया ना, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो वेक्टर्स का एंगल कभी भी निकालना हो तो उसको क्या कर दो, कोइनिशियल कर दो। क्या कर दो, कोइनिशियल कर दो। ठीक है भाई साहब, चलो आगे की बात करते हैं। अब एक बात समझो जरा, ये तो हमने निकाल लिया एंगल, ठीक है। अगर मुझे इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सपोज करो मैंने बोला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो मुझे निकालना है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट पे आते हैं।
फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हाउ कैन आई फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ कॉल द ट्राइंगल लॉ। अब अच्छा एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, ये फर्स्ट लॉ ही इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल लॉ ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ट्राइंगल लॉ को समझ लेते हो ना बढ़िया से, तो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि एनीवेज जो पैरेललोग्राम लॉ है ना, दैट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से ट्राइंगल लॉ को सीखेंगे। हाँ, एक बोर्ड लेवल पे पैरेललोग्राम का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आता है कि एक डायगोनल जो है ना वो a प्लस बी देता है और दूसरा डायगोनल देता है a माइनस बी। मैं उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है, उसकी तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर तुम a प्लस बी को बढ़िया से जोड़ोगे बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ, तो तुम समझो कि तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स ना ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ को आधा समझ चुके होंगे। ठीक है, जैसे ही हम उस टॉपिक पे आएंगे वैसे ही तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि अरे सर ये तो आप ऑलरेडी बता चुके हो। ठीक है ना, तो ट्राइंगल लॉ में क्या दो चीजें अपने को याद रखनी है, अरेंज द टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट दे फॉर्म, arrange the two vectors in such a way that they form the two sides of the triangle। क्या करो भाई साहब, तुम्हारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तुम्हारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, है ना। उन दो वेक्टर्स को तुम्हें इस तरीके से अरेंज करना है कि वो ट्राइंगल की दो साइड बन जाए। ठीक है, जैसे कि देखो, और लेकिन एक बात और याद रखनी है कि कभी भी दो तुम वेक्टर्स को अगर ऐड करोगे ना, वो कैसे ऐड होंगे, हेड टू टेल। इसके पीछे मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में रूल भी बताया था कि जहां पे एक वेक्टर खत्म होगा वहीं पे दूसरा वेक्टर शुरू होगा। तो देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, मुझे क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। ठीक है ना, तो मेरे पास हुआ ये भाई साहब ए वेक्टर, तो मैं ये बी वेक्टर बना देता हूं। ठीक है, अब ए वेक्टर या बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करो या बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करो, बात तो एक ही है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, है ना। तो अगर मेरे पास ये बी वेक्टर है और इसमें मैं ए वेक्टर ऐड कर रहा हूं, सपोज करो ये मेरा ए वेक्टर है, देखो मैंने क्या जोड़ा, बी का हेड और ए का टेल। तो वेक्टर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है ना, तो ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो गया। अब बच क्या रहा है, तुम समझो जरा बात को। ये देखो, एक बी का टेल बच रहा है, बी का टेल बच रहा है, ए का हेड बच रहा है। जो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ना, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वेक्टर हमेशा कहां से कहां ड्रॉ होगा, टेल से हेड, क्योंकि यही टेल उसका इनिशियल पॉइंट है, हेड उसका फाइनल पॉइंट है, तो वेक्टर हमेशा टेल से हेड होता है। ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो। लेकिन अपने को ये याद रखनी है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को जोड़ें, कैसे जोड़ें, हेड टू टेल। तो ये ट्राइंगल लॉ के ना दो रूल हैं, ट्राइंगल लॉ के दो रूल हैं। पहला रूल ये है भाई साहब कि तुम्हें दो वेक्टर्स जो तुम्हें गिवन है, जो दो वेक्टर्स तुम्हें गिवन है, उनको तुम किस तरीके से अरेंज करो, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन वो दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल किस तरीके से अरेंज होंगी, वो इस तरीके से अरेंज होंगी कि जहां पे एक का हेड है वहां पे दूसरे का क्या होगा, टेल होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, तो ये दो रूल को अगर अपन याद रखेंगे तो अपना काम ऑटोमेटिकली बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? तो अब देखो, इस पे आगे और डिस्कशन करते हैं। अब समझना बात को, अगर तुम सोचो, देखो मैंने बनाया बी वेक्टर, मैंने ये बनाया ए वेक्टर, यही तो चल रहा है ना बेटा। मैंने बनाया बी वेक्टर, मैंने बनाया ए वेक्टर, ये जो तुम्हारा वेक्टर हुआ, ये तुम्हारा हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें आर वेक्टर क्या दे रहा है, आर वेक्टर दे रहा है बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन मिल गई ना तुम्हें यहां पे,
डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। बट क्या तुम्हें यह बात पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अपने को ट्राइंगल लॉ से क्या मिला, डायरेक्शन मिल गया। क्या अभी तक यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड की कोई भी चर्चा करी? नहीं। तो क्या मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना इक्वली जरूरी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बिना तो वेक्टर हो ही नहीं सकता। अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो उसको तो नल वेक्टर बोल देंगे ना, उसका तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है अपने को कि यहां पे मुझे डायरेक्शन मिला है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब बात को समझना। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर मुझे किससे मिल गया, ट्राइंगल लॉ से। किससे मिल गया मुझे, ट्राइंगल लॉ से। आपको मैंने दो रूल भी याद करवा दिए है ना। क्या दो रूल कहते हैं कि भैया वेक्टर को कैसे किस तरीके से जोड़ो, एक के बाद एक जोड़ो, है ना। एक के बाद एक का मतलब ये है कि जहां पे एक वेक्टर खत्म हो रहा है दूसरा वेक्टर ऐड हो रहा है, तो इट इज शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि मतलब जो तुमने दो वेक्टर्स को जोड़ा तो हेड टू टेल, मेक श्योर दैट दे फॉर्म द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तभी तो जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट बनाएगी, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हाउ डू वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, हमारा ये टास्क है नेक्स्ट। तो हाउ डू वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, इसको ना बोर्ड लेवल पे एक डेफिनेशन दी जाती है, मतलब एक हेडिंग के फॉर्म में पढ़ाते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं तुम्हें उसी उसमें बताऊंगा, क्या बोलते हैं, उसी फॉर्म में बताऊंगा, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे मास्टर ने ये बात तुम्हें पढ़ाई है। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड दिस एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है, बेसिकली अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर देता है। क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। चलो भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल मेथड से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो एनालिटिकल मेथड देख लेते हैं। अब एनालिटिकल मेथड के लिए देखो, ये था तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये था तुम्हारा बी वेक्टर, है ना, ये था तुम्हारा ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, समझ में आ गई बेटा बात। चलो अब क्या करो, सपोज करो मैं क्या करता हूं, मैं इस बी वेक्टर को आगे इधर ट्रांसपोज करता हूं। सपोज करो ये बी वेक्टर है, तो ये हो गया थीटा, राइट, ये हो गया थीटा ना। ठीक है, क्या करो, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जब तुम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बी वेक्टर का कुछ कंपोनेंट रह जाएगा। देखो इधर, ये ए वेक्टर है, ये थीटा है ना, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये 90। ठीक, अब तुम समझो, थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, है ना। इतनी बात समझ में आ रही ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस। अब सुन, ये अगर मैं लेता हूं यहां पे cos थीटा, तो बताओ cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो पढ़ के आए होगे ना भाई साहब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की जगह यहां पे क्या है, ए वेक्टर है, तो मेरा जो बेस आ गया वो क्या a cos थीटा आ गया, या a वेक्टर cos थीटा आ गया। तो मतलब इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा वो एक्चुअली में क्या है, वो है a cos थीटा। क्या है, a cos थीटा, देखो वो है a cos थीटा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं यहां पे sin थीटा लेता हूं बेटा, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हाइपोटेन्यूज तो फिर से ए वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर जो आ गया मेरा वो आ गया ए वेक्टर साइन थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो ये अगर इतना सा जो हिस्सा है बी वेक्टर का वो ए कॉस थीटा है, और ये जो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, ए वेक्टर साइन थीटा, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तुम्हारे पास ए के दो कंपोनेंट हो गए, एक ए का जो बेस वाला कंपोनेंट है वो हो गया ए कॉस थीटा, है ना, और सामने वाला जो कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया, ए साइन थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनो जरा बात को ध्यान से, तुम क्या करो, तुम ट्राइंगल लो, इस ट्राइंगल को बोलो पी क्यू और यहां पे एम ले लो भाई साहब। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल पी क्यू एम, अब देखो कौन सा पी क्यू एम वाला ट्राइंगल है, मैं देखो इसको यहां से ना, ये है पी क्यू एम पूरा, ये है पी क्यू एम, समझ पा रहे हो क्या? पूरा ट्राइंगल जो है पी क्यू एम है ना? तो पी क्यू एम की अगर बात करें तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक। ये ट्राइंगल की बात हो रही है पी क्यू एम की, ये ट्राइंगल की बात हो रही है पी क्यू एम की, ठीक है। तो अगर बात करो इन ट्राइंगल पी क्यू एम, तो बेटा ये तुम्हारा रिजल्टेंट जो हो गया ना वो हाइपोटेन्यूज हो गया, रिजल्टेंट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये तुम्हारा ए साइन थीटा हो गया क्या, परपेंडिकुलर, और b प्लस ए कॉस थीटा। तो देखो मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल पी क्यू एम हाइपोटेन्यूज जो हो गया वो हो गया आर वेक्टर, ठीक। परपेंडिकुलर जो हो गया वो हो गया ए वेक्टर साइन थीटा। ए वेक्टर का तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिया हमने, मतलब ए वेक्टर का तो कंपोनेंट है ये, और जो बेस हो गया वो हो गया b प्लस ए कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? h is equal to r vector, p is equal to a vector sin theta and b is equal to b plus a cos theta। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यस और नो? तो एच स्क्वायर की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड पे ही ध्यान है तो मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बेस की जगह क्या आ जाएगा, बी प्लस ए कॉस थीटा, तो बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा, ये होल में है, मतलब बी प्लस ए कॉस थीटा, तुम्हें इसको एक मानना पड़ेगा ए प्लस बी की तरह, है ना। इधर देखो, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये बी स्क्वायर हो गया, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको साथ में लेंगे तो बेटा यहां पे क्या हो जाता है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यस और नो? ए स्क्वायर कॉमन ले लो यहां से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यस और नो? तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है यहाँ पे। तो ये पूरा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट का स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो आर वेक्टर फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, आर वेक्टर, देखो मुझे तो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो ये तो आर स्क्वायर है, इसका रूट कर देंगे तो आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दिस इज द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है ना। डायरेक्शन देखो तुम्हें यहां पे मिल गई थी, ठीक है ना, मतलब ग्राफिकली बोल दो या डायग्रामेटिकली बोल दो, तुम्हें डायरेक्शन मिल गई, लेकिन यहां पे तुम्हें क्या मिल गया? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? एक और तरीका होता है, तुम ये भी पता कर सकते हो कि आर वेक्टर ना बी वेक्टर के साथ या ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। जैसे देखो यहां पे आर वेक्टर भी तो कुछ एंगल बना रहा है ना बी वेक्टर के साथ, से सपोज करो अल्फा। मैंने बोला कि आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? से अल्फा है, ठीक है। इसको यहां पे और देख लो, तो तुम ये भी बता सकते हो, तुम ये भी बता सकते हो कि आर वेक्टर इज मेकिंग हाउ मच एंगल विद द बी वेक्टर और ए वेक्टर, है ना, दोनों के साथ। तो देखो अगर मैं लगाता हूं tan अल्फा, क्योंकि tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan अल्फा से मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा? a sin थीटा, जो कि परपेंडिकुलर है। बेस क्या है? b प्लस a cos थीटा, है ना। तो यहां से तुम्हें tan अल्फा मिल गया। अब तुम अगर अल्फा निकालना चाहते हो एग्जैक्टली अगर वो तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो वो हो जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा, है ना। तो ये पूरा तरीका है ट्राइंगल लॉ को सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका क्या है कि ट्राइंगल मतलब अगर तुम्हें दो वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, सपोज करो तुम्हें दो रैंडम वेक्टर दिए, कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में दिए हैं, तुम उनको क्या करो? को इनिशियल बनाओ। को इनिशियल बनाओगे तो तुम्हें थीटा मिल जाएगा। देखो यहाँ पे थीटा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, बिना थीटा के काम नहीं चल रहा, इवन तो यहाँ पे भी थीटा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो थीटा निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है कि उनको को इनिशियल बना लो, ठीक। जैसे ही वो को इनिशियल बन गया तुम्हें थीटा मिल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, तो तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि वो ट्राइंगल की दो साइड बनाए, ठीक। तभी तो जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट होगी। अच्छा उनको कनेक्ट कैसे करना होगा? हेड टू टेल कनेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास यहां पे, जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन से समझाता हूं, बहुत ही आसान तरीका है, मतलब तुम बहुत आसानी से इसको कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। देखना जरा ध्यान से, मैंने बोला कि भैया एक फोर्स है से 5 न्यूटन का, तुमने कहा ठीक है सर। एक दूसरा फोर्स है ना, इसको मैं सीधा बना देता हूं, ये सीधा ही है, तुम्हें ऐसा ना लगे कि टेढ़ा है। वो तो मेरा थोड़ा सा अभी इस पे बोर्ड पे ना हाथ कम सेट है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बन जाता है, अदरवाइज ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। उसके बाद ना एक ये दूसरा फोर्स है, इसको मैं F1 बोल देता हूं और इसको मैं F2 बोल रहा हूं। ये भी 5 न्यूटन ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। F1 F2 कितना है? 5 न्यूटन है। और मैं कह रहा हूं कि इनके बीच का जो एंगल है थीटा जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है और ये किसी ब्लॉक पे लग रहे हैं, है ना, ये कंडीशन है। 5 न्यूटन का एक फोर्स, 5 न्यूटन का दूसरा फोर्स और थीटा कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। और मैंने तुमसे पूछ लिया फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, मैंने बोला कि तुम्हें क्या करना है? नेट फोर्स निकालना है जो उस पे ऑब्जेक्ट पे या ब्लॉक पे या पार्टिकल पे या बॉडी पे लग रहा है, ठीक। तुमने कहा ठीक है सर। अब तुम्हें याद रखना है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी रहता है। तुम्हें याद रखना है कि मास्टर ने पिछली ही स्लाइड में रिजल्टेंट वेक्टर, देखो नेट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स मतलब दो फोर्स जब एक बॉडी पे एक्ट करेंगे तो उनका कुछ एक रिजल्टेंट होगा, है ना। तो यहां पे भी तो रिजल्टेंट फोर्स ही मिलेगा, तो मैंने बस नाम बदल दिया, मैंने बोला कि यार नेट फोर्स है, पर वास्तविकता में वो है क्या? रिजल्टेंट फोर्स ही तो है ना। तो मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूं,
तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का क्या तरीका है भाई? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका अभी मास्टर ने सिखाया था कि अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कर दो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो मैंने सिखा दिया तुम्हें। अब यहां पे क्या करो भैया, इसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस कैसे करें सर? ए वेक्टर की जगह डाल दो f1 वेक्टर और बी वेक्टर की जगह डाल दो f2 वेक्टर। तो ये फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, फॉर्मूले में थोड़ी ना कोई चेंज है। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, और मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। रिजल्टेंट फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। हाँ सर, अब थोड़ा देखा देखा लग रहा है। क्यों? तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें f1 f2 दोनों दे रखे हैं, है ना। f1 की वैल्यू 5 न्यूटन दे रखी है, f2 की वैल्यू 5 न्यूटन दे रखी है, थीटा दोनों के बीच में 60 डिग्री दे रखा है भाई। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना होता है? चलो अभी तो तुम नन्हे मुन्ने राही हो, तो मैं पूरा पुट करके तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे डायरेक्टली उम्मीद करूंगा कि तुम सॉल्व कर लो। cos 60 की वैल्यू तो हाफ होती है ना, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक। ये 2 से हाफ टाटा बाय बाय हो गया, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आ गया यहाँ पे, या जो रिजल्टेंट फोर्स आ गया वो आ गया 25, देखो ये आ गया 25 प्लस 25 प्लस 5 इंटू 5, ये भी 25 हो गया ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो हो गया ये हो गया √75, है ना। नेट फोर्स आ गया भाई, सिंपल है। दिस इज एफ नेट। यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैं कर रहा हूँ बेसिकली दिस इज एफ नेट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज एफ नेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब √75 को और अच्छे से तुम लिख सकते हो, तुम ये भी लिख सकते हो 5√3, है ना, क्योंकि √75 है, इसको लिखोगे 25 इंटू 3, 25 का रूट करोगे तो 5 आ जाएगा, 5√3। और अच्छे से लिखना चाहो तो 5 इंटू 1.732, है ना। इसको अब सॉल्व कर लेना, तुम्हारा ये आंसर आ गया, खत्म हो गया। अब अगर तुम्हें इसमें ये भी बताना है कि हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग विद एनी वन ऑफ द वेक्टर, देखो इसमें ये भी तो पूछ सकता है ना कि बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है ना। तो तुम क्या करो इसमें मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं तुम लोगों को क्लियरली। तुम वही सेम रूल फॉलो करो। सेम रूल क्या बोलता है? कह रहा बेटा f1 को यहां पे रखो, f2 को यहां पे रखो, ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर तुम निकाल चुके हो, पता है ना तुम्हें, 5√3 आ रहा था, ठीक है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, कुछ एंगल बना रहा है अल्फा। तो याद करो पिछले ही स्लाइड में ये लिखवाया था tan अल्फा क्या होता है, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। डिपेंडिंग तुम b a किसको मान रहे हो, है ना। मैंने b नीचे वाले को माना था, तो यहाँ पे बस क्या करना है, अब तो यहाँ तो सेम ही, या तो इशू आएगा नहीं, है ना। a sin थीटा, थीटा कितना दे रखा है भाई साहब, थीटा यहाँ पे दे रखा था पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री। तो देखो tan अल्फा इज इक्वल टू a, तो 5 इंटू साइन 60, तो √3/2, है ना, अपॉन में b कितना है 5, प्लस a कितना है 5, इंटू cos 60 हाफ, तो ये हो गया 2.5। तो मैं इसको 5/2 कर देता हूँ, 5/2 प्लस 5 तो 25/2 हो गया, है ना। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो इतनी तेज तो 5/2 हो गया 2.5, ढाई हो गया, ढाई में 5 जोड़ोगे 7.5 हो जाएगा। 7.5 को क्या लिखोगे 15/2, है ना। 7.5 को क्या लिखोगे 15/2, मतलब 15/2। अगर तुम बहुत इंग्लिश पे ही फोकस रहता है तुम्हारा तो ये 15/2, है ना। निपटा दो इसको, हो गया काम खत्म इसका। तो ये आ जाएगा 5√3/15, यह आ गया 1/3, तो ये आ जाएगा 1/√3। इसको सॉल्व करोगे तो अब तो तुम्हें पता ही है कि tan अल्फा 1/√3 कब होता है ना। तो यहाँ से तुम इसको कंपेयर करके अल्फा निकाल सकते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके के मतलब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है।
ठीक है, इस पे आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। अब इसको सॉल्व करना चाहोगे तो अल्फा तुम्हारा आ जाएगा कितना, 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तुम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर का कितना एंगल है उस पर्टिकुलर वेक्टर के साथ वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो जरा, जैसे मान लो मैंने ना तुम्हें 3 वेक्टर्स दे दिए, थोड़ा सा एंगल में जैसे कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं एंगल का एक जैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सपोज करो कि मैंने लिया एक ए वेक्टर, है ना, जो सपोज करो एक्स एक्सिस के साथ से 30 डिग्री इस तरीके से बना रहा है, ठीक है। और मैंने दूसरा वेक्टर लिया बी वेक्टर, बी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, बट वो एक्स एक्सिस से नीचे बना रहा है ना, वो ऊपर बना रहा है, नीचे बना रहा है, ठीक। तीसरा वेक्टर जो मैं ले रहा हूं यहां पे, वो मैं ले रहा हूं कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे था तो ये 45 डिग्री हो गया, है ना। एक तीसरा वेक्टर है जिसको मैंने बोल दिया सी वेक्टर, ठीक। अब मैं अगर तुमसे सवाल पूछूं, बहुत ही बेसिक सवाल पूछूंगा मैं तुमसे कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दूसरा सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और तीसरा सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। देखो बहुत बेसिक सा सवाल है, बट ये क्या होता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए, है ना। तो अगर तुम्हें बेसिक्स क्लियर करने हैं, और यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है कि उसने एक्स एक्सिस के साथ ना, तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं ना एक्स और वाई, सिंपल है ना। और इस पे मैं 3 वेक्टर बना भी लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे एक वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर जो कि 30 डिग्री बना रहा है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के लिए ये दूसरा वेक्टर हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को, बी वेक्टर जो कि 30 डिग्री बना रहा है, और सी वेक्टर जो कि 45 डिग्री बना रहा है, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो अब तो बहुत आसान हो गया ना, चीजें आसानी से, बहुत आसानी से दिखने लगेंगी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो इसका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। और तुम ध्यान से देखो तो मैंने इन वेक्टर्स को कोइनिशियल भी करके रखा हुआ है ना। अगर बी और सी की बात करें तो 15 डिग्री का फर्क है ना। और ए और सी की बात करेंगे तो देखो 30 डिग्री उधर है, 45 डिग्री इधर है, तो कितना हो गया 75 डिग्री। So the angle between A and B is 60 degree, angle between B and C is 15 degree and angle between A and C is 75 degree, ठीक है। ये बात क्लियर होगी तुम्हें। तो इस तरीके से क्या है कि तुम आसानी से ना एक ही कंडीशन को याद रख के एंगल्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है कि हमें एंगल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आगे की बात देखते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम P प्लस क्यू कैसे कर सकते हो, ठीक है, या A प्लस बी कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक A वेक्टर ये दिया हुआ है, एक A वेक्टर दिया हुआ है, और ये दूसरा वेक्टर दिया हुआ है B वेक्टर, ठीक। पहले तुमने फाइंड करा था A वेक्टर प्लस B वेक्टर, है ना, फाइंड A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो। बट अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि हमें फाइंड करना है A वेक्टर माइनस B वेक्टर।
ये ऑलरेडी डन है। इसके लिए तुम्हारे पास रिलेशंस भी आ गए थे कि मतलब क्या था रिलेशन अपने पास रिलेशन था कि अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो वो क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है कि नहीं याद है ना? और साथ में tan अल्फा भी निकालने का मैं तुम्हें तरीका बता दिया था। अब जैसे यहाँ पे देखो वो a के साथ एंगल बना रहा होगा ना रिजल्टेंट, तो वो क्या आ जाता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये रिलेशन था। अब लेकिन मुझे यहाँ पे a प्लस बी नहीं करना है, मुझे अब करना है a माइनस बी। तो सर a माइनस बी का तो कोई तरीका है ही नहीं, a प्लस बी का ही तरीका है। बट a माइनस बी का तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? तुम लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक नेगेटिव वेक्टर बताया था। जैसे कि मैं तुम्हें बताया था कि अगर a वेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट है, तो जो माइनस a वेक्टर होगा वो कहां से कहां होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो अब तुम्हें देखो रिजल्ट क्या करना है, ये है इधर साइड में प्लस b वेक्टर है, पर अगर इसकी बात करें, इसको रिवर्स कर दें, है ना, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं बहुत आसान तरीके से, सिमिलर काइंड ऑफ वेक्टर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। जो प्लस बी था ना उसका डायरेक्शन बदलने के बाद वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस बी वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भैया? तो अगर अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं ए वेक्टर में जोड़ता हूं माइनस बी वेक्टर को, तो एनीवेज आई विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो ए वेक्टर में हम जोड़ अभी भी रहे हैं क्योंकि दैट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, यही सीखा है हमने सब्ट्रैक्शन लॉ नहीं सीखा है। हमने क्या सीखा है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा है। तो ऐड तो अभी भी कर रहे हैं, बस वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है। जो कि पहले प्लस बी था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस बी में। अब एक बात और सोचो बेटा जरा, अगर ए और बी के बीच में जो एंगल था वो थीटा था, जब तुमने इसको रिवर्स करा तो ये एंगल ना चेंज होके 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट हो गया होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अगर नहीं समझ में आई है तो तुम ये चीज करके देख सकते हो कि पहले जब तुम बी वेक्टर को उठा के इधर रखो, है ना, जैसे ये मैंने बनाया ए वेक्टर, ये मैंने बनाया बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर को मैंने क्या करा, ट्रांसपोज ही तो करा है। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है जो कि थीटा है। लेकिन अगर तुम ए वेक्टर को बी वेक्टर की जगह माइनस बी वेक्टर से जोड़ोगे तो ये ऐसे बनेगा। तो जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली 180 माइनस थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये पहले थीटा ये था, तो ये बचा वाला एंगल जो है वो कितना है, 180 माइनस थीटा। तो जब तुमने रिवर्स करा ना या डायरेक्शन उसका ऑपोजिट करा ना, जब तुमने उसका डायरेक्शन ऑपोजिट करा तो उसके डायरेक्शन ऑपोजिट करने पे क्या हुआ कि तुमने एंगल में भी चेंज कर दिया। तो जो एंगल अभी तक थीटा चल रहा था वो एंगल क्या चल रहा है, 180 माइनस थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो a प्लस बी और a माइनस बी में a माइनस बी को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, बस यही तरीका है कि तुम प्लस बी की जगह उसके डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दो तो वो माइनस बी बन जाएगा। और जब तुम उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे होगे तो थीटा भी बदलेगा। पहले अगर थीटा मान लो, जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें जो पिछला वाला क्वेश्चन दिया था, मैंने उसमें थीटा की वैल्यू तुम्हें 60 डिग्री दे दी थी, है ना। तो जब 60 डिग्री अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सारी कहानी सेम रहेगी। क्या रहेगी? सारी कहानी सेम टू सेम रहेगी। अगर a प्लस बी कर रहे थे तो भी तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। अभी भी ये अंडर रूट में रहेगा। सॉरी मैंने अंडर रूट नहीं लगाया, मैं अंडर रूट लगाना भूल गया, बट रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। ठीक है, अब बात को समझो। रिजल्टेंट किसका निकाला था हमने, यहाँ पे a प्लस बी का निकाला था। जब हमने a माइनस बी करा तो एक छोटा सा चेंज आया कि जो प्लस बी था वो माइनस बी में कन्वर्ट हो गया और जो थीटा था
वो 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो ये दो चेंजेस को अपने को ध्यान में रखना है। whenever you change the direction, b वेक्टर गॉट कन्वर्टेड इनटू माइनस बी वेक्टर, ये फर्स्ट चेंज है। दूसरा चेंज थीटा गॉट कन्वर्टेड इनटू 180 माइनस थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी हम रिजल्टेंट लिख रहे होंगे, है ना, जब भी हम रिजल्टेंट लिख रहे होंगे, तो अब मैं यहाँ मान लो रिजल्टेंट लिखता हूँ, ठीक है, तो मैंने रिजल्टेंट लिखा, रिजल्टेंट मेरा क्या फॉर्मूला, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे यस और नो, है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस चीज का ध्यान में रखते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली वैसे भी प्लस बी ही हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूं प्लस का बी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस क्या था फॉर्मूले में, 2ab cos थीटा, तो cos थीटा की जगह बेटा क्या आएगा, cos 180 माइनस थीटा, है ना, क्या आएगा, cos 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा पता है क्या होता है? आप लोगों ने ASTC रूल पढ़ा होगा, वहां पे cos 180 माइनस थीटा जो हो जाता है, देखो क्या होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 180 माइनस थीटा, तो वहां पे तो या तो साइन पॉजिटिव होता है या साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, राइट? तो cos अपना वैसे भी नेगेटिव आने वाला है, तो यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। तो रिजल्टेंट में जो चेंज आया ना, वो ये आया कि जो तुम प्लस कर रहे थे, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, यहाँ पे तुम ये भी कह सकते हो, इस तरीके से भी चीजों को देख सकते हो कि तुम एंगल पे फोकस ना करके इसके डायरेक्शन पे, बट हम तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, मतलब माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है कि तुमने डायरेक्शन रिवर्स करा है, बट अगर तुम उसका मॉड लोगे तो वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है ना एनीवेज। तो इसलिए ये cos 180 माइनस थीटा की जगह क्या आ गया, माइनस cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट किसमें बदल गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जो प्लस 2ab cos थीटा चल रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस 2ab cos थीटा में। अच्छा, यही सेम चेंजेस अगर बात करेंगे तो tan अल्फा के लिए मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया था, याद है? tan अल्फा के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है b sin थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो देखो मैं चेंज कर देता हूं b sin थीटा, अब थीटा की जगह लिख यहाँ पे 180 माइनस थीटा, ठीक है, और cos थीटा की जगह फिर से क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, ठीक। तो b sin 180 माइनस थीटा, तो अब सुनो बात को बहुत ध्यान से, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का पॉजिटिव रहता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा tan अल्फा, ये फाइनल रिजल्ट यहां लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा b sin थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? ये किसके हिसाब से हो गया, ये हो गया tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा। क्या ये बात क्लियर होगी? तो बस इतना सा चेंज आया कि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा चल रहा था, वो a स्क्वायर माइनस बी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो गया। और दूसरा चेंज क्या हुआ कि tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा। तो कभी अगर माइनस का भी क्वेश्चन है तो बस ये दो चीजों का ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट हो जाता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाता है, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा हो जाता है, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो आगे की बात करते हैं। आगे की बात में अब सुनना बहुत ध्यान से, थोड़ा सा ना चैप्टर का अब रुख बदलता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बेसिक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसको हमने बोला था यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर पे यहां पे अच्छी खासी चर्चा है, ठीक है? अब बात को समझना जरा। देखो मैंने बोला, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं अभी कि मतलब तुम ये समझो, इसको बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और मैं इसी में तुम्हें पूरा डिस्कशन
यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का पूरा डिस्कशन बता दूंगा। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? होता ये है कि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्स, ओके। मेरे पास एक वेक्टर है, मान लो से आर वेक्टर, ठीक है, एंड दिस आर वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस और 90 माइनस थीटा विद द वाई एक्सिस। जाहिर सी बात है, तो थीटा पे ही फोकस करके अपने उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ना, मान लो कि ये सपोज करो पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, चलो इसको। तो अगर यहां पे बात करें तो तुम देखो यहां पे इसकी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब एक्स और वाई पॉइंट होंगे ना, ठीक। तो मतलब इसके कुछ मैग्नीट्यूड एक्स में है और कुछ मैग्नीट्यूड इसका वाई में है। मैं क्या करता हूं, क्योंकि वेक्टर्स ना एक्स वाई जेड तीनों में हो सकते हैं, अभी तो यहाँ पे 2D की बात करें फिर 3D की बात करेंगे तो तीनों में भी हो सकते हैं। अब भाई साहब होता क्या है कि मान लो अभी तो यहाँ पे एक ही वेक्टर बनाया मैंने, 4-5 वेक्टर एक साथ ले लिए, तो मेरे लिए क्या होगा कि मुश्किल हो जाएगा समझना कि अगर वो 4-5 वेक्टर एक साथ ऐड हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जितने भी वेक्टर्स हैं 4-5-6 जितने भी वेक्टर्स हैं उनका कंपोनेंट ले लेता हूं, उनको रिजॉल्व कर लेता हूं इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? व्हेन यू ब्रेक डाउन अ सिंगल वेक्टर into the components and those components are the rectangular one, so हम बोलते हैं we are resolving the vector into rectangular components। मतलब तुमने एक वेक्टर को, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, एक इसका कंपोनेंट तुमने ये लिया along the x axis, दूसरा कंपोनेंट तुमने इसकी along the y axis लिया। तो देखो ना, तुम ध्यान से देखो, तो एक कंपोनेंट तुमने y एक्सिस के अलोंग लिया और एक कंपोनेंट तुमने किसके अलोंग लिया? x एक्सिस के अलोंग लिया। इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में तो एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है ना। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है, यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए इसको स्क्वायर कंपोनेंट्स नहीं बोला गया। इसलिए इसको क्या बोला गया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोला गया, क्योंकि वी वर नॉट श्योर कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है, तो हम डिफरेंट ही मान के चलते हैं, सेम हो गया तो कोई बात नहीं, है ना। तो अब बात को समझो जरा ध्यान से। तो मैंने इसके इस वेक्टर को, इस आर वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा। एक कंपोनेंट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है विद द थीटा है, और एक कंपोनेंट जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट और थीटा के ऑपोजिट वाला कंपोनेंट। अब बात को समझना जरा ध्यान से। अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, ठीक, ये ट्राइंगल सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो ट्राइंगल लिया मैंने, ये 90 डिग्री तो हो ही गया। तो ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, फिर से सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेटा हाइपोटेन्यूस तो दोनों आर वेक्टर ही हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां से क्या आ गया? आर साइन थीटा। तो हमेशा ध्यान रखना कि थीटा के सामने वाला साइन थीटा और थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है। बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो x के साथ ही हमेशा कॉस थीटा लगाते हैं, ये मान लेते हैं कि वो x है तो x के साथ कॉस थीटा। नहीं, थीटा जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ बना रहा है, जैसे यहां देखो आर वेक्टर थीटा किससे बना रहा है? एक्स के साथ बना रहा है ना, इसलिए यहां पे आएगा आर कॉस थीटा। अगर ये वाई के साथ बना रहा होता थीटा, जैसे मान लो मैं ये ले लेता कि यहां पे इसको थीटा मान रहा होता, तो जिसके साथ बनाता ना वो कॉस कंपोनेंट हो जाता, और सामने वाला कंपोनेंट जो हो जाता वो साइन कंपोनेंट हो जाता, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज कभी मत होना कि मतलब हमेशा एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ऐसे लिखा जाता है ना, एक्स कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट इज आर साइन थीटा। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि थीटा तुमने यहां पे किसके साथ लिया है? एक्स एक्सिस के साथ लिया है।
अगर एक्स एक्सिस के साथ लिया तो एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा आएगा और वाई एक्सिस पे साइन थीटा आएगा। अगर यही चीज तुम थीटा वाई एक्सिस के साथ लेते तो वाई एक्सिस पे कॉस थीटा आता और एक्स एक्सिस पे साइन थीटा आता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिस जिस भी एक्सिस के साथ तुम थीटा ले रहे हो उस पे हमेशा कॉस थीटा, और जिस भी एक्सिस के साथ तुम थीटा मतलब सामने वाली जो एक्सिस हो जाएगी उसके साथ क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि इधर पे देखो, अगर इधर थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो तुम इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हो, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ये चीज बोलते हुए, स्पेसिफिकली बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए। नीट वाले बच्चे और जेई वाले बच्चे नहीं बोलते नॉर्मली, क्योंकि उनको बता दिया जाता है, उन मैथ्स उनकी थोड़ी सी ज्यादा मतलब अच्छी होती है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ रखा होता है, इस वजह से उनको ये डाउट कम आता है। बट मैंने बोर्ड्स वाले बच्चों के साथ तो देखा है कि भाई साहब बहुत तगड़ा डाउट आता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, सामने वाला साइन थीटा, ऐसे याद रखो, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। ठीक है, पर जब तुम अभी धीरे धीरे एक दो बार इसको अप्लाई करोगे ना, तब तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। बट ऐसा नहीं याद रखना कि एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कॉस थीटा और वाई एक्सिस के साथ साइन थीटा, नहीं, कभी नहीं। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, सामने वाला साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखो यहां पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा कंपोनेंट आया, आर कॉस थीटा। वाई एक्सिस के साथ कौन सा कंपोनेंट आया, आर साइन थीटा। अगर तुम इसको सॉल्व भी करना चाहोगे ना, ये जो आर आता है ना, आर, ये अंडर रूट ऑफ पता है क्या आता है, देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो अल्टीमेटली तुम्हें सेम ही मिल जाएगा वो, है ना। तो ये याद रखना कि इसके दो कंपोनेंट है। अब सुनो, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा तुम्हें क्या दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर का एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा, आर वेक्टर का वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट हो गया आर साइन थीटा। ये तुम्हें क्या दे रहे हैं, बेसिकली तुम्हें मैग्नीट्यूड ही तो दे रहे हैं। तो अगर तुम्हें डायरेक्शन है तो ये वेक्टर ही ना, वेक्टर का कंपोनेंट इज वेक्टर ओनली, तो तुम्हें इसके लिए डायरेक्शन भी तो चाहिए होगा। जब तुम्हें इसके लिए डायरेक्शन चाहिए होगा तो हम एक काम करते हैं, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि एक चीज होती है यूनिट वेक्टर, याद है तुम लोगों को? तो यूनिट वेक्टर में तुम लोग को मैंने ये भी बताया था कि ये सिर्फ डायरेक्शन दर्शाता है ना, ये सिर्फ क्या दर्शाता है, डायरेक्शन दर्शाता है। तो ऐसा समझ लो कि एक्स एक्सिस के अलोंग वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लिखते हैं आई कैप। क्या लिखते हैं, आई कैप, आई, और ये जो कैप है ये तो यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब करता है, आई कैप। वाई एक्सिस के साथ वाला जे कैप, और जेड एक्सिस के साथ वाला, कहीं बच्चे इसको जी एक्सिस भी बोलते हैं, मेरे को बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है इसमें, मैं कभी भी जी नहीं बोल पाता हूँ, पता नहीं बार बार मेरे मुंह से जेड एक्सिस ही निकलता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे ठीक लगे, जेड एक्सिस, जी एक्सिस। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग का जो यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग का जो, देखो फिर से जेड बोला, जी एक्सिस के अलॉन्ग का जो यूनिट वेक्टर है वो है के कैप। तो अब समझो जरा, अगर मुझे इस आर वेक्टर को वेक्टर नोटेशन में लिखना होगा तो आर कॉस थीटा तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया भाई साहब, आर कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड। आई कैप क्या हो गया उसका, डायरेक्शन। तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस, मैं प्लस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एक कंपोनेंट इसका एक्स है और दूसरा कंपोनेंट इसका वाई है, तो दोनों कंपोनेंट मिला के ही तो ये आर वेक्टर बना होगा। तो आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म और वेक्टर नोटेशन ऑफ द रिजल्टेंट या आर वेक्टर इन द कंपोनेंट फॉर्म। मतलब तुम समझो ना, मैंने इसको दो पार्ट में लिखा और वेक्टर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। व्हाई वी आर यूजिंग आई कैप एंड जे कैप हियर, because I cap is the unit vector along x axis, ठीक, and j cap is the unit vector along y axis, and k cap is the unit vector along the z axis। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अच्छा सोचो जरा, मैंने बोला कि एक आदमी है, सपोज करो देयर इज आदमी वन, उसको मैंने ए बोल दिया, ए आदमी है ना, एक आदमी है जिसका नाम ए है, वो चला
2 यूनिट along x एक्सिस, 3 यूनिट along y axis and 4 unit along z axis। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? So 2 unit along x axis and 3 unit along y axis and 4 unit along z axis। भाई साहब कितना बड़ा लग रहा है? आसान भाषा में लिखते हैं, लिख दो सर। देखो मैंने लिखा a वेक्टर, मैंने कहा a वेक्टर मतलब एक कोई आदमी था जिसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करा, कितना? 2 यूनिट करा x एक्सिस, तो मैं लिखता हूं 2i कैप। क्योंकि अब देखो तुमने मैग्नीट्यूड भी लिख दिया, तुमने डायरेक्शन भी बता दिया। जैसे ही बच्चा पढ़ेगा, जैसे ही कोई पढ़ेगा 2i कैप, तो 2i कैप से उसका ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि अच्छा 2 यूनिट जो है वो x एक्सिस के अलोंग है। फिर 3 यूनिट अलोंग y एक्सिस, तो 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसको देखो पढ़ना कितना आसान हो गया भाई साहब। इस 3 लाइनों को पढ़ने से अच्छा है कि इसको पढ़ लो, a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। 2i प्लस 3j प्लस 4k क्यों है? देखो x y z में आसानी से टूटे हुए हैं। पहला तो ये बात होगी आसान बात कि x y z में आसानी से टूटे हुए हैं। दूसरी आसान बात ये हो गई कि तुमने क्या करा, तुमने ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो भाई साहब थे ए भाई साहब, वो 2 यूनिट चले हैं x एक्सिस के अलोंग, 3 यूनिट चले हैं y एक्सिस के अलोंग और 4 यूनिट चले हैं z एक्सिस के अलोंग। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें ना अब वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिखना हमारे लिए बहुत सहूलियत वाली चीज हो जाती, बहुत इजी हो जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस बात को अपने को याद रखना है कि हाउ डू वी, एक अच्छा वेक्टर को रिजॉल्व करना भी तुम्हें आ गया कि उसको 2 में तोड़ लो, है ना, आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और तुम्हें ये भी आ गया अब देखो जैसे यहाँ पे देखो ये 2D है ना, तो यहाँ पे x और y ही का ही है, तो इसी देखो i और j आया, k नहीं आया। अगर ये 3D हो जाता तो i j k तीनों में आ जाता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k भी तुम्हें क्लियर हो गया। i j k हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द z एक्सिस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे की बात करते हैं। तुमने यहाँ तक बात कर ली थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, और उसके बाद हमने इसको अब वेक्टर्स को हमने आई जे के फॉर्म में लिखना सीख लिया है। ठीक है, अब जो बात होगी ना, अब वेक्टर्स की जो बात होती है वो आसान भाषा में आई जे के फॉर्मेट में ही होती है। ठीक है, तो अब करना क्या है सर? अब तुम जब भी वेक्टर्स लिखो, वेक्टर को रिजॉल्व करो, उसको आई जे के फॉर्मेट में रिजॉल्व करो। वेक्टर को कभी भी अगर तुम लिखते हो तो अगर तुम आई जे के फॉर्मेट में लिख पा रहे हो तो लिख दो। ठीक, चलो अब जैसे एक बात समझो, मैंने बोला कि मान लो मुझे एक पोजीशन वेक्टर को लिखना है। ठीक है, तो मैं पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से लिख सकता हूं? आर एक्स आई कैप। अब आर एक्स क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक, प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। सो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई ना तुम लोगों को? अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे समझो कि अपने भाई साहब हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से चले। ऐसे समझो कि वो पहले गए 5 मीटर, ये x है ये y है। ठीक है, 5 मीटर गए, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक, 5 मीटर गए 37 डिग्री बना के, है ना। और फिर वो गए 3 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक, और मान लो कि वो 4 मीटर चले गए अलोंग द वाई एक्सिस। अब तुमसे में अगर मैं पूछूं कि बताओ आदमी कितना चला,
जो भाई साहब अपने गए थे वो कितना चले, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सर इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा? देखो इसके दो तरीके हैं, या तो तुम क्या करो 5 और 3 को सॉल्व कर लो, या 3 और 4 को सॉल्व करके 5 के साथ जोड़ दो। पर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि जब तुम तीन मतलब किसी दो वेक्टर को जोड़ोगे, उसके बाद जो उसका रिजल्टेंट आएगा फिर तीसरे वाले से ऐड करोगे, तो तुम्हें दो बारी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, दो बारी सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये स्टेप बहुत बड़ा हो जाएगा? अरे यस और नो? तो करी क्या? करने का एक तरीका है। तरीका ये है कि तुम इस देखो ये 3 और ये 4 अगर मैं लिखना चाहूं तो जो भाई साहब गए हैं वो 3 आई कैप गए हैं और 4 जे कैप गए हैं, है ना? तो ये तो बात समझ में आ गई, 3 आई कैप और 4 जे कैप। इस 5 मीटर का थोड़ा सा मामला डाइसी सा लग रहा है, तो तुम क्या लिख सकते हो? अगर तुम इस वेक्टर को रिजॉल्व करते हो, तुम देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 sin 37। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये हो जाएगा 5 cos 37। देखो याद करो, यही तो सिखाया था, थीटा के साथ वाला cos थीटा और थीटा के सामने वाला sin थीटा। सो 5 cos 37 और 5 sin 37, ठीक है? समझ में आई बात की नहीं आई? तो 5 cos 37। अब जिन बच्चों को 37 की वैल्यू नहीं निकालना आता, देखो हम जेई की क्लास में ना तो पहले दिन जाके ही 37 और 53 जाके बता देते हैं, है ना? तो तुम एक ट्राइंगल ले लो, 90 37 53, ठीक है? और ये ट्राइंगल बहुत बढ़िया काम आता है। 37 53 की वैल्यू तुम्हें मैं यहीं पे लर्न करवा दूंगा। तो 90 के सामने वाला 5 हो जाएगा, 30 के सामने वाला 3 हो जाएगा, 53 के सामने वाला 4 हो जाएगा। तो 3 4 5 का एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है? जो सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड, फिर सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड, ठीक है? तो अगर तुम्हें यहाँ पे चाहिए क्या, sin 37, तो sin 37 के लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो sin 37 यहाँ से क्या आ गया 3/5। फिर सिमिलरली cos 37 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 4/5। अब तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पे 5 cos 37 तो मतलब 5 इंटू 4/5, तो ये कितना हो गया भाई, 4 मीटर हो गया अलोंग दी। अब देखो ये जो कंपोनेंट है ना इस 5 मीटर का, ये अलोंग दी आई एक्सिस है, मतलब अलोंग दी एक्स एक्सिस है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 आई कैप लिख सकता हूँ ना, तो ये हो गया 4 आई कैप, ठीक? इसी 5 मीटर का दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, ये 3 जे कैप। तो कहानी खत्म हो गई भाई, बहुत आसान तरीके से। क्यों? क्योंकि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप तो ऑलरेडी गिवन था, ठीक? क्योंकि ये तो 3 आई कैप तो दिख ही रहा है, 4 जे कैप तो दिख ही रहा है। 5 मीटर को हमने रिजॉल्व कर लिया, किसमें, 4 आई प्लस 3 जे में। ऐड कर दो 4 आई प्लस 3 जे प्लस 3 आई प्लस 4 जे। अच्छा ये तो मैं यूनिट डायमेंशन में भी तुम्हें पढ़ा के आया हूं ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पे भी इतना बेसिक इंस्टिंक्ट तो लगता ही होगा कि आई के साथ आई को जोड़ो, जे के साथ जे को जोड़ो, खत्म हो गया। तो ये आंसर क्या आया, 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ठीक? अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है ना, प्लस 2ab cos थीटा इसलिए नहीं होता क्योंकि 90 हो जाता है ना, x और y के बीच में हमेशा एंगल 90 रहेगा। तो बस पुट कर दो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 98। तो सीधा सीधा क्या आ गया आंसर, 7√2। तो देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ना, ये सीधा सीधा क्या आया, 7√2 आया ना। तो ये क्या हुआ कि इसने रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर ने, या आई जेके के फॉर्मेट में वेक्टर ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। नहीं तो क्या कर रहे होते तुम, 5 मीटर को 3 मीटर में जोड़ रहे होते, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते, फिर उस मैग्नीट्यूड को 4 मीटर से ऐड करते, और तुम्हें एंगल भी निकालना पड़ता है क्योंकि तुम्हें पता करना पड़ता है ना कि इस 5 मीटर और 3 मीटर में मतलब जो रिजल्ट बन रहा है वो 4 मीटर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में ये सॉल्व होता ना भाई। तो अब क्या हुआ, अब तो ये चवन्नी छाप आइटम बन गया। कौन सा छाप आइटम बन गया, चवन्नी छाप। चवन्नी छाप मतलब तुम्हें मैं बहुत बारी मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिसमें मैं बोलता हूँ कि ना चवन्नी छाप आइटम है। चवन्नी छाप आइटम का मतलब होता है कि बहुत ही ईजी, ठीक है ना? तो ये बात याद रखना, दिस इज वाई वी यूज द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, बढ़िया तरीके से। तो तुम्हारा ये आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि तुमने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया,
वेक्टर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे समझना बात को, मैंने लिया एक आर वेक्टर, उसका कुछ मैग्नीट्यूड है अलोंग एक्स एक्सिस, उसका कुछ मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस भी और उसका कुछ मैग्नीट्यूड अलोंग जी एक्सिस भी है ना। ठीक है, चलो इस बात को समझते हैं कि बनाएंगे कैसे। तो भैया मैं बहुत ही साधारण तरीके से तुम्हें ये बताऊंगा कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ जो तुम्हें निकलती दिखाई दे रही है ये ना बोर्ड से बाहर की तरफ है। वो बनाने का तरीका ऐसा है कि नीचे है पर ये बोर्ड से बाहर की तरफ है। इसको समझना बहुत जरूरी है तुमसे कि ये x एक्सिस है हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये जो पेन देख रहे हो बाहर की तरफ आ रहा है, ये z एक्सिस हो गया। ठीक है, अब बात को समझना, जब मैंने लिखा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर आर वेक्टर है, कोई आर वेक्टर होगा 3D प्लेन में, है ना, कोई आर वेक्टर है, मान लो ये है अपना आर वेक्टर। अब तुम सोचो जरा, ये जो आर वेक्टर है, देखो एक्स और वाई से एंगल आसानी से दिख जाता है ना, पर जेड से आसानी से नहीं दिखता है। तो ये जो आर वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये एंगल बना रहा है मान लो अल्फा, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। सो व्हाट इज अल्फा हियर? द एंगल which r vector is making with the x axis. What is alpha? R vector is making the angle with the x axis. Similarly बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये बीटा हो गया। देखो मैं तीन अलग अलग एंगल तुम्हें बना के दिखाऊंगा। ये बीटा हो गया, है ना, एंड बीटा is the angle which r vector is making with y axis। क्या ये तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? सिमिलरली ऐसे ये r वेक्टर जो होगा ना, ये कुछ इसका y के साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा। तो ये सपोज करो कि इसको गामा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गामा। तो गामा इज r वेक्टर इज विथ z एक्सिस। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब बात को समझना जरा बहुत ध्यान से। देखो एक चीज समझो, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे तुम्हें ये दिया हुआ है कि मैंने एक वेक्टर लिया, राइट, और उस वेक्टर के मैंने तीन कंपोनेंट करे। क्या? अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस, अलोंग दी जी एक्सिस। ठीक है, अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, चलो सबसे पहले तो जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है कि अगर मान लो मुझे अल्फा निकालना है, ठीक है, या मान लो मुझे बीटा निकालना है, या मान लो मुझे गामा निकालना है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं? बात को समझना। तो देखो एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज होती है मैं तुम्हें बताता हूं। एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइन से हमें क्या पता चलता है? देखो एक चीज तो याद रखना, यहाँ पे क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा है ना, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। मतलब डायरेक्शन कोसाइन अपने पास यहाँ पे क्या हो गया? कॉस अल्फा हो गया, और क्या हो गया? कॉस बीटा, और क्या हो गया? कॉस गामा। तो अब देखो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? ठीक है, कॉस अल्फा तुम ऐसे ले लो कि तुम्हारे पास क्या है, यहां पे क्या आ जाएगा? एक आर एक्स आ जाएगा ना। ठीक है, तो कॉस अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर एक्स अपॉन
मॉड आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द आर। सिमिलरली अगर cos बीटा की बात करें तो इट विल बी आर वाई अपॉन मॉड आर, एंड सिमिलरली अगर cos गामा की बात करें तो इट विल बी आर जी वेक्टर अपॉन मॉड आर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? cos अल्फा जो होता है वो होता है आर एक्स, cos बीटा जो होता है वो होता है आर वाई अपॉन मॉड आर, एंड सिमिलरली cos गामा जो हो जाएगा आर जी अपॉन मॉड आर। तो अपने को ये चीज याद रखनी है कि इससे हमें अल्फा बीटा गामा मिल जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अल्फा इज व्हाट? एंगल विच इज बिटवीन आर वेक्टर एंड द एक्स एक्सिस। बीटा इज व्हाट? द एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड द वाई एक्सिस, एंड गामा इज व्हाट? द एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड द जी एक्सिस। ये जी एक्सिस बाहर की तरफ है, वो बोर्ड पे आपको लग रहा है कि इधर बनाई है, बट आप परपेंडिकुलर, मतलब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब कि आई जे के हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि एक्स वाई जेड जो तीनों ही है ना, वो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी कि 90 डिग्री बनाते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर वेक्टर, cos बीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन मॉड आर, एंड cos गामा इज इक्वल टू आर जेड अपॉन मॉड आर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब एक बात और समझो। सिमिलरली अगर मान लो मुझे अब, जैसे मैंने तुम्हें अभी तक वेक्टर का एनालिटिकल मेथड सिखाया था कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास मान लो 2-3 वेक्टर हैं, ऐसे समझना, मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा वेक्टर जो है वो है, सपोज कर लेते हैं 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। चलो ठीक। और सी वेक्टर जो है वो है यहाँ पे माइनस का 4i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। ठीक बेटा, अब यहाँ पे मेरे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि आई जे के फॉर्मेट में है, और मुझे निकालना है, मैं 2 टाइप के क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। एक तो मुझे निकालना है ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। दूसरा मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तीसरा मुझे निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और तीसरा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, है ना। ये 3 तरीके से मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे सिमिलर चीज हो जाती है। सिमिलर चीज क्या है? सिमिलर चीज ये है कि ए वेक्टर में अगर बी वेक्टर को जोड़ना है तो यार आई का कंपोनेंट हमेशा आई के साथ ही जुड़ेगा। मतलब अगर तुम जोड़ रहे हो तो एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ जोड़ोगे ना, एक्स को वाई के साथ तो जोड़ नहीं दोगे, तो फिर अलग करने का फायदा क्या? एक्स और वाई से तो जुड़ नहीं जाते ना, उसका तरीका तो वही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर यहाँ पे तुम्हें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है तो आई कैप के साथ आई कैप को जोड़ो, जे कैप के साथ जे कैप को जोड़ो, और के कैप के साथ के कैप को जोड़ दो। तो आई प्लस, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ तुम लोग को, देखो। तो मान लो मुझे निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको मैंने बोल दिया भाई साहब पी वेक्टर। इन तीनों का जो रिजल्टेंट है उसको मैंने पी वेक्टर बोल दिया। तो पी वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, 2i प्लस 3i माइनस 4i, तो ये हो जाएगा 5i माइनस 4i, तो 1i। कोई दिक्कत वाली बात? क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने i को i के साथ जोड़ा। ठीक है, सिमिलरली 3j माइनस 4j माइनस 2j, तो 3j माइनस 4j हुआ माइनस j माइनस 2j कितना हो गया? माइनस 3j। तो मतलब यहां से भी देख सकते हो कि माइनस 4 और माइनस 2 कितना होता है? माइनस 6। 3j में माइनस 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? माइनस 3j वेक्टर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो i के साथ i को जोड़ा, j के साथ j को जोड़ा, k के साथ k को भी जोड़ देते हैं। 4 प्लस 5 9 माइनस 3, तो प्लस 6k आ गया। ठीक, इसी तरीके से इसका जो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो आंसर आया वो ये आया, 1i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। दूसरा क्या हुआ यहाँ पे समझो, दूसरा क्या हुआ?
अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है, तो बेटा ये तो बी है ना, इस पूरे के बाहर तुम क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो जो माइनस है ना, जैसे मैं अब यहाँ पे इसको सेकंड वाले को पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हो गया ए वेक्टर। अब जब तुम माइनस लिखते हो यहां पे, तो माइनस में क्या होता है, बाहर माइनस आ जाएगा, 3i माइनस 4j प्लस 5k, ठीक। प्लस सी वेक्टर करोगे तो यहां पे तो ऑलरेडी माइनस में सब चल रहा है, तो माइनस 4i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है बेटा। अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 3i प्लस 4j, क्योंकि ये माइनस में था, और माइनस 5k, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस वाला प्लस में, ठीक। माइनस 4i माइनस 2j माइनस 3k। अब सुनो, फिर से क्या करो, i को जोड़ो i से और i से, तो देखो 2i माइनस 3 हो गया, देखो यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 4 कितना हुआ, -7, -7 प्लस 2 कितना आ गया फाइनली, -5i क्या, ठीक। 3j प्लस 4j हो गया 7j माइनस 2j तो प्लस 5j, प्लस 4k माइनस 3k तो हो गया प्लस 1k। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अगर मैं इसको मान लो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखता हूं, तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब लास्ट में देखो अपने को क्या बोल रहा है, लास्ट में अपने को बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो देखो इसको कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को, तो तीसरा वाला जो हो जाता है वो हो जाता है ए वेक्टर माइनस, सॉरी प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लो तुम पहले सिंपली। यहां पे देखो ये हो गया 5i कैप, माइनस ऑफ -4 तो +4 है ना, तो मैं इसको अब डायरेक्टली कर रहा हूं, तुम समझ गए होगे तो मैं इसको डायरेक्टली कर दे रहा हूं, तो ये आया 9i कैप, ठीक। फिर 3j और ये माइनस ऑफ -2j प्लस 2j हो गया 5, -4 हो गया प्लस 1j, है ना। तुम चेक भी कर लेना कि मैंने सही करा है कि नहीं, वैसे तो सही करा है। 4 + 5 9 + 3 12, तो देखो ये आंसर आ गया भाई, ठीक है ना। तो a प्लस बी माइनस सी का क्या आंसर हो गया, 9i कैप प्लस 1j कैप प्लस 12k कैप। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो अब यहां तक कि हमारी सारी बातें क्लियर है, ठीक है। इसमें तुम एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, जिस तरीके से तुम सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, ठीक। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं मैं तुम्हें बताता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कशन रखने वाले हैं, वो डिस्कशन जो होगा वो होगा दो तरीके के प्रोडक्ट्स का। एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। अब यहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पे भी डिस्कशन कर लेंगे और पॉलीगन लॉ पे भी, और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। उस क्वेश्चंस के तरीके से ही मैं तुम्हें पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ बता दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व होता है। बट मेरा मेन फोकस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे रहने वाला है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ। बेसिकली क्लास 9th में ना तुम एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे, वो फॉर्मूला था वर्क इज इक्वल टू एफ एस, या अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एफ डॉट एस लिखना होना चाहिए था, ठीक है। और उसी 9th क्लास की किताब में एनसीईआरटी में ही वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा भी लिखवाया गया था।
अगर तुम्हें याद हो तो एफ एस कॉस थीटा का उस टाइम पे तुम्हारे पास कोई मायने नहीं थे, तुमने बस ये फॉर्मूला रट लिया था, है ना। तो ये जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है ना, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, मतलब यहाँ पे डॉट लगता है, तो डॉट का क्या मायने हैं, डॉट प्रोडक्ट हम क्यों बोलते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब है, तो इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, बढ़िया से एंजॉय करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माय लाइक स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फेस्टिवल होता है। एंड मतलब जो, अगर मैं अपनी बात करूं तो जो भाई बहन का प्यार होता है ना, माँ बाप के बाद अगर किसी का प्यार जो रियल और मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो भाई बहन का ही प्यार होता है। बट मेरी कुछ यादें तो मतलब मैं तो लड़ता ही रहता हूँ अपनी बहनों से ऑल द टाइम, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है लड़ने में। तो मेरी लव लैंग्वेज ना थोड़ी सी सार्केस्टिक ही रहती है, मतलब मैं कभी तारीफ़ नहीं करता हूँ, अच्छी लग रही होगी तो बोल दूंगा कि क्या बकवास लग रही है या चुड़ैल लग रही है। तो ये सारी बातें मतलब थोड़ा सा सबका लव लैंग्वेज है ना, आई एम श्योर आप लोग भी है ना यही बहुत लड़ाई झगड़ा करते ही होंगे। तो अभी तक मैंने राखी सेलिब्रेट नहीं करी है, बट मैं डेफिनेटली इस क्लास के बाद आई एम श्योर आई विल कॉल माई सिस्टर्स एंड आई विल ट्राई टू इरिटेट देम बिकॉज दैट इज़ माई लव लैंग्वेज। तो आप भी करिए अपने तरीके से। मैं तो यार वैसे भी मतलब थोड़ा सा प्यार करने का तरीका अलग ही है ना। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंजॉय, सी यू, बाय।